हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोग 10 नंबर प्रश्न कर चुके थे। आज हम लोग 11 नंबर से शुरू करेंगे। कल कल तक निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया परजीवी है हम लोग देख चुके थे, जैसे कि इसका आंसर था प्लाज्मोडियम। और आज हम लोग 11 नंबर से शुरू करेंगे। तो 11 नंबर का सवाल ये है, प्रश्न ये है क्वेश्चन में, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में सिर्फ और सिर्फ एक ही विधि पाई जाती है जो मृत जीवी विधि होती है। ठीक है ना। कवक यानी कि ये मृत जीवों पे अपना मृत जीवों से अपना पोषण ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको मृत जीवी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मृत जीवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। इसका आंसर हो जाएगा 80 mm। बस याद रखना है कि अनुशीतलन दाब किसको बोलते हैं, जो दो धड़कनों के बीच का जो दाब होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनुशीतलन रक्तदाब। इसमें क्या होता है, हृदय आराम करता है, तब उसका दाब कितना होता है, उसका दाब होता है 80 mm। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको 13 नंबर प्रश्न, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। तो देखिए, रुधिर में दरअसल दो ही प्रकार के अवयव होते हैं, एक होता है ठोस और एक होता है द्रव। तो रोकने का जो कार्य करेगा वो ठोस ही करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिलेट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लेटिलेट्स। आगे बढ़ते हैं। पित्तरस कहाँ से स्राव होता है। पित्तरस यानी कि वह रस जो अग्नाशय से स्राव होता है उसको पित्तरस कहा जाता है। तो ये कहाँ से स्राव होता है, अग्नाशय से। अगला प्रश्न, ग्लूकोज का विखंडन पाइरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है अथवा पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह प्रक्रिया कहाँ होती है। तो ये इसका क्वेश्चन कहने का मतलब है कि पाइरुवेट का विखंडन ये प्रक्रिया कहाँ होती है। ये प्रक्रिया होती है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट सभी होता है। तो अमाशय में नहीं होता है, यकृत में तो पाचन होता ही नहीं है, बल्कि यकृत से पाचक रस निकलता है। छोटी आंत और बड़ी आंत, तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत इसलिए उत्तर हो जाएगा कि यहीं पे कहा जाता, छोटी आंत को कहा जाता है द प्लेस ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। जैसे कि आप लोग हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फिगर भी बना दिया है एक स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी साल में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलय के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है, क्या हो जाता है, तो गुलाबी हो जाता है। इसका बस एक ही आंसर होगा, गुलाबी हो जाता है। ठीक है ना। यानी कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलय के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। चलिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम उत्तक पता है ना, जाइलम जो जल को लेकर के नीचे से पत्तियों तक जाता है। पादप में जाइलम उत्तक होता है, एक संवहन उत्तक होता है जो क्या करता है कि जल को लेकर के भूमि से जमीन से जल को लेकर के कहाँ जाएगा, पत्ती तक।
तो वहाँ जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है, तो जल का वहन, बस यही पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, पादप में जाइलम का उत्तरदायी जल का वहन होता है। ठीक है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, 10 गुना करके देखा जाता है। इसका एकदम सिंपल आंसर है, 10 गुना करके देखा जाएगा। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 10 गुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला प्रश्न आप लोगों का, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो आदान प्रदान होने के लिए कोई छेद होगा, कोई सुराख होगी, तो एकदम सिंपल सा आंसर होता है रंध्र। आप लोग आंख बंद करके इसको आंसर रंध्र मार दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से किसको ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एनर्जी करेंसी। तो हम सबको पता है कि एटीपी को जाना जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको कहा जाता है, यही ऊर्जा का मुद्रा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये निलय के द्वारा किया जाता है, जो पूरे शरीर में जाता है। हृदय से रक्त को निलय के द्वारा पंप किया जाता है, जो पूरे शरीर में जाता है। ठीक है, तो निलय से जो भी रक्त निकलेगा वो क्या होगा? यहाँ पे एक और चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग, कि जो भी रक्त जो निलय से जाएगा वो आपको ऑक्सीजन युक्त होगा, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन वाला, यानी कि प्योर ब्लड जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो सिंपल सी है, स्फाइग्नोमैनोमीटर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्फाइग्नोमैनोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, यानी कि बंद कर देता है? यानी कि हम लोगों के पैर में या हाथ में कोई चोट लग जाती है या कट जाता है कहीं से, तो वह रक्त का कौन सा भाग है, कौन सा चीज है जो रक्त स्राव को रोक देता है, यानी कि शरीर से बाहर नहीं निकलने देता है? तो चलिए होता है फाइब्रिनोजन, उसका आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे उस ऑप्शन में नहीं दिया है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लेटिलेट्स। ठीक है, जो प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त स्राव को रोकता है शरीर के बाहर निकलने से, और थक्का बना देता है, जहाँ पे कटा हुआ रहता है उस जगह पे थक्का बना देगा कौन? ब्लड प्लेटलेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर प्लेटलेट्स। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। तो सिंपल सी बात है, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ठीक है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, अभी एग्जाम नजदीक है, इसलिए आप लोग जान जाइए कि क्लोरोफिल को घोलने के लिए मंड परीक्षण में क्या किया जाता है? हरी पत्ती पर आयोडीन का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का, कुटपाद किस में पाया जाता है? फिर वही पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। इसमें कुटपाद किस में पाया जाएगा? अमीबा में पाया जाएगा। कुटपाद से क्या करता है? ये अपने भोजन को ग्रहण करता है। कुटपाद से क्या क्या करता है? अपने भोजन की तरफ बढ़ता है, यानी चलता भी है, खाना भी उसी से खाता है, तो इसलिए अमीबा में कुटपाद पाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बच्चों, मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जरूर इसको रट्टा मार जाइएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है लीवर। ठीक है, और सबसे छोटी का भी नाम डाल दिए हैं इसमें,
सबसे छोटी भी नाम डाल दिए हैं, लेकिन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होगी? लीवर होगी। इसका आंसर क्या होगा? लीवर। क्या होगा? लीवर। और सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी होती है पीनियल ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि है ये, ठीक है। और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। बच्चों इसको याद रखना, सबसे बड़ी होती है और ये पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी होती है। ठीक है, चलिए, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर और सबसे छोटी पीनियल ग्रंथि होती है। दो क्वेश्चन हो गया यहाँ पे आपका। अगर पूछ दिया मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ ये वाला। और दूसरा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो बड़ी ग्रंथि तो लीवर है ही है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है? अंगक है, क्या होगा आंसर? पत्ती में होती ही है। पौधों के पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरित लवक। हरित लवक, हमेशा याद रखना बच्चों, हरित लवक ही होगा। तो कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। जैसे कि मनुष्य में हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैसे ही मछली के हृदय में कितने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं बच्चों, सिर्फ 2 होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। अगला अगला प्रश्न, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। यानी कि वृक्क, किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है? तो बच्चों आंख बंद करके आप लोग इसको टिक कर दीजिएगा, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन ही होता है जो वृक्क का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को टच करेंगे। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, तो हमको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने का सहायक होता है। एकदम सही आंसर यहाँ पे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में दिया है। तो प्लेटलेट्स को कहा जाता है रक्त बिंबाणु। सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स यानी कि रक्त बिंबाणु। चलिए अगला प्रश्न, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में हम लोग जो भोजन खाते हैं उसमें क्या होता है? हम लोग जो खाना खाते हैं उस भोजन में रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो बड़े बड़े यौगिकों को, बड़े बड़े जटिल पदार्थों को तोड़ करके सरल पदार्थों में करती है। तो ये एक उपचयन प्रक्रिया, अभिक्रिया होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से। उपचयन और अपचयन में अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आप लोग उपचयन को ये कहिएगा ऑक्सीडेशन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मैग्नीशियम पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाएगा? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में कार्बन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है या क्लोरोफिल में? दूसरे शब्दों में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, क्लोरोफिल में कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है? उसमें बहुत सारा दे देगा और एक मैग्नीशियम भी दे देगा। तो सही आंसर आप लोगों के लिए ये क्लोरोफिल ही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग, सिंपल सी बात है, वृक्क यानी नेफ्रॉन। चलिए अगला प्रश्न,
इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा अवायवीय शोषण, यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इथाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न 38 नंबर। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? सबको पता है कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, याद रखना बच्चों, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी नहीं है, एडीपी है, डाइफॉस्फेट है, वो ट्राइफॉस्फेट था। तो ये एक अच्छी क्वेश्चन है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा 3.5 किलोजूल पर मोल। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इस सेंस में है कि पत्ती में तो होता ही है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें भूमि से जल जाइलम उत्तक द्वारा जाएगा और वायुमंडल से क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे ऊपर दुनिया का एक ही स्रोत है एनर्जी का, जिसको सूर्य कहते हैं। तो सूर्य प्रकाश की रोशनी, सूर्य प्रकाश प्लस CO2, CO2 कहाँ से आएगा? वायुमंडल से, प्लस जल, जल कहाँ से जाएगा? जमीन से, यानी कि भूमि से। भूमि से किसके थ्रू जाएगा? संवहन उत्तक, यानी कि जाइलम के थ्रू। फिर ये कहाँ पहुंचेगा? पत्ती में पहुंचेगा। पत्ती में क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक। वहां पे ये सबका मिक्स्ड ये प्रोसेस होगा, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। वहां पे आपको कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बनेगा। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको रट जाइए, रट जाइए, रट जाइए। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रकाश संश्लेषण अंग क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश में कहा जाता है और हरित लवक हिंदी में कहा जाता है। इसका दोनों आंसर होगा। अगर क्लोरोप्लास्ट दिया रहेगा तो आप लोग क्लोरोप्लास्ट पे टिक लगा दीजिएगा, अगर हरित लवक दिया रहेगा तो हरित लवक लगा दीजिएगा। और बच्चों दोनों एक साथ नहीं रहेगा। आप लोग इस कंफ्यूजन में मत पड़िए कि सर दोनों एक साथ रहेगा तो क्या करेंगे, कभी नहीं देगा। दोनों एक साथ, चूंकि हरित लवक को ही हरित क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, श्वसन कहते हैं, और कुछ नहीं कहते हैं। चलिए अगला, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक एक ऐसा जीव है जो मृत जीवों पर ही अपना जीवन यापन करता है। मृत जीव पर क्या करता है? एक विशिष्ट प्रकार का रसायन छोड़ देता है, जिसकी वजह से मृत जीव या पेड़ पौधे जो भी होते हैं वो टूट जाते हैं और उसको अवशोषित कर लेता है कवक। ठीक है, तो कवक दो बार, ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि ये दूसरी बार या तीसरी बार है। तो कवक में क्या होगा? मृतजीवी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी। चलिए, मानव में डायलिसिस की थैली है, किसको बोलते हैं? डायलिसिस, डायलिसिस की थैली नेफ्रॉन को बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका डायरेक्ट आंसर ऑक्सीकरण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। मानव हृदय का औसत संकुचन दाब है। देखिए दोस्तों, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 12 नंबर, हमको लग रहा है 12 नंबर प्रश्न में, 12 नंबर प्रश्न में आप लोग देख चुके हैं। 12 नंबर में देखिए, अनुशीतलन रक्तदाब है ना, अनुशीतलन। लेकिन 45 नंबर में क्या है? 45 नंबर में आपका 45 परकुचन दाब, यानी कि वह दाब जिसके थ्रू आपका रक्त पूरे शरीर में भेजा जाता है। तो 120 mmHg। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, फिर वही चीज, अमीबा का। अमीबा
में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? किसके द्वारा? अब ये आप लोग जान गए होंगे, एक ही चीज है, उत्पाद, बस। चलिए अगला प्रश्न क्या है? दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? बहुत 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 जबरदस्त क्वेश्चन। यानी कि दही को जमने में, दूध से दही बनता है, किस किस विधि से? किण्वन विधि से होता है। और दूध से दही बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव उत्तरदायी होता है, जिसको हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं या जीवाणु कहते हैं। उस जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम याद रखिएगा बच्चों। दूध से दही को जमाने का जो बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। और किस प्रोसेस से या किस क्रिया से होता है? तो किण्वन की विधि से होती है। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो अभी आप लोग उत्तर देख चुके होंगे, बी आंसर है। दिन में क्यों होता है? दिन में, रात में क्यों नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण बच्चों हम लोग जैसा कि जानते हैं, आप लोग सब लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल चाहिए, CO2 चाहिए, और और प्रकाश चाहिए, तभी संश्लेषण होगा। किसका? कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का, C6H12O6 का। रात में तो सूर्य प्रकाश मिलेगा नहीं, सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा तो रात में होगा नहीं। और रात दिन दोनों दोनों ये सुबह शाम ऐसा नहीं है बच्चों। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होगा? दिन में ही होगा, क्योंकि दिन में सूर्य निकलता है, डायरेक्ट सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? सबसे बड़ी बात कि खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र वह तंत्र है जिसके अंतर्गत नलिकाओं से के अलावे नलिकाओं के, यानी कि जिस नलिका में रुधिर या ब्लड जाता है उसके अलावे कॉकरोच में उसके अलावा उसके पूरे शरीर में घूमते रहता है, यानी कि ओपन रहता है। उसको बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, डायरेक्ट शरीर के टच में रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉकरोच में। कॉकरोच जैसे कि आर्थ्रोपोडा मोलस्का, ये सब में होता है खुला परिसंचरण तंत्र। चलिए बच्चों, आज का लास्ट सवाल, और अगले वीडियो में हम लोग 51 नंबर से देखेंगे। आज का लास्ट सवाल है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अक्सर पौधे हरे क्यों होते हैं? अक्सर नहीं बल्कि सब पौधे हरे क्यों होते हैं? तो इसका कारण है क्लोरोफिल। क्योंकि क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? हरा होता है, इसलिए सारे के सारे पौधे हरे होते हैं। चलिए बच्चों, आज 50 क्वेश्चन तक रहने देते हैं। इसके बाद से अगला 51 नंबर से अगले वीडियो में देखेंगे। तो जब तक के लिए आपसे